अब से कुछ दिनों पहले की बात है कि दुनिया भर के सोशल मीडिया में एक शादी की प्री वेडिंग तकरीबात के बड़े चर्चे थे। दुनिया के अमीर तरीन लोग हाथ बांधे, अजीबोगरीब कपड़े पहने भारत में होने वाली इस प्री वेडिंग तकरीबात में महफ थे। देयर इज नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग कि ये तकरीब कौन सी थी और मैं किसकी बात कर रहा था, लेकिन जो समझने वाली बात है वो ये है कि दुनिया के अमीर तरीन लोग वहाँ पे मुकेश अंबानी साहब के साहबजादे की शादी की प्री वेडिंग तकरीबात के दस्तरख्वान में खाना खाने के लिए नहीं बैठे हुए थे, बल्कि वो वहाँ पर मौजूद थे भारत की उभरती हुई मईशत में अपना हिस्सा तलाश करने के लिए। हम सरहद के इस तरफ पाकिस्तान में बैठे जब ये चीज़ें देख रहे थे तो हमारे जहन में ये ख्याल आ रहा था कि भाई आखिर ऐसा हुआ क्या कि जब दोनों मुल्कों ने एक साथ आज़ादी हासिल की थी तो आज 74-75 साल बाद भारत इस वक्त दुनिया भर के रडार में आ गया है और हम शायद कहीं पे लाई नहीं करते। मैं हरगिज़ ये बात नहीं कर रहा कि भारत ने अपने तमाम तर मसाइल को हल कर लिया। इंडिया में अभी भी गुर्बत बहुत ज़्यादा है, इनकम इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, इंडिया में ज़ात पात का निज़ाम आज भी मुकम्मल तौर पर राइज है। लेकिन एक चीज़ जहाँ पर यकीनन हिंदुस्तान पाकिस्तान से बाजी ले गया है वो है निज़ाम का तसलसल, यानी द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम। भारत ने जमहूरियत को अपनी रियासत का अहम तरीन सतून बनाया। पाकिस्तान में आप जानते हैं जमहूरियत एक स्टॉप स्टार्ट अरेंजमेंट चलता रहा, कभी डिक्टेटरशिप रही, कभी जमहूरियत रही, लेकिन हिंदुस्तान में फॉर द पास्ट 75-74 ईयर्स दे हैव एंजॉयड एब्सोल्यूट डेमोक्रेसी। और भारत की इसी जमहूरियत का एक बेहतरीन मुजाहरा होने वाला है कल, जब भारत के एक तवील इंतखाबात का मरहला और उसका सिलसिला जो है वो शुरू होगा। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना रफ्तार टीवी पर तफसील से इस पे की जाए बात। सो मैं आपका मेज़बान अदील अज़हर आपके लिए लाया हूँ गालिबन पाकिस्तान के डिजिटल मीडिया में भारत के इंतखाबात पर होने वाली सबसे मुफस्सल, सबसे कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। इस कवरेज में हम बात करेंगे भारत के इंतखाब के निज़ाम के हवाले से, उनकी हिस्ट्री के हवाले से, और क्या बातें हैं वो मैं आगे चल के ज़रूर बताऊँगा। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको अपनी पूरी ईमानदारी के साथ कहना चाहूँगा और वो ये कि हम जो भी मटीरियल आपके साथ शेयर करेंगे, जो भी हमने रिसर्च की है, वो अपनी दानिस्त में हमने उसको पूरी ऑनेस्टी के साथ करने की कोशिश की है। ज़ाहिर बेहतरी की गुंजाइश हमेशा होती है, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि किसी भी जिंगोइज़म में इन्वॉल्व होने के बजाय आपको भारत की जमहूरियत, उनकी डेमोक्रेसी और उनके इस अजीम डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो कि इंडियन इलेक्शंस हैं, उसकी एक बहुत ही मुफस्सिल तस्वीर पेश करें। क्या भारत की सेक्युलर रूह को हिंदुत्व कब्ज कर रहा है या भारत के जिस्म से उसको निकाल रहा है? क्या भारत में मीडिया वेंटिलेटर पर ऑलरेडी आ गया है या फिर आज़ाद मीडिया अपनी आखिरी सांसें ऑलरेडी ले चुका है? क्या हिंदुस्तान तेजी से एक मेजॉरिटेरियन स्टेट बनता जा रहा है जहां पे माइनॉरिटीज को साइडलाइन किया जा रहा है? क्या मोदी अपनी सियासी करियर में पहली बार मुश्किलात का शिकार हैं? बिकॉज लग तो यही रहा है कि जो मोदी साहब हैं इस वक्त थोड़े से प्रेशर में है। लेकिन बहरहाल ये मैं कुछ टॉपिक्स आपको बताएं जो कि हम इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। इट्स गोइंग टू बी अ मल्टी एपिसोड सीरीज। आज इसकी हम पहली एपिसोड लेकर आए हैं और जिसमें हम बात करेंगे भारत के निज़ाम रियासत के हवाले से और भारत में इंतखाबात कैसे चलते हैं। जो एक चीज़ याद रखनी है वो ये कि इस पूरी सीरीज में हम गाहे बगाहे टाइम एंड अगेन पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करते रहेंगे। बिकॉज ऑफ कोर्स एक बात मैं गारंटीड आप लोग कह सकता हूं, हमारे जो पाकिस्तान के व्यूअर्स या पाकिस्तानी ओरिजिन व्यूअर्स हैं उनके लिए देयर बी अ लॉट टू लर्न फ्रॉम दिस सीरीज ऑन हाउ डेमोक्रेसी एंड द इलेक्शन प्रोसेस वर्क्स इन इंडिया। हमारे जो हिंदुस्तान के व्यूअर्स हैं ज़ाहिर उनके लिए ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि वो ज़ाहिर उन्होंने सुनी भी होंगी, वो इस प्रोसेस का हिस्सा भी रहे हैं। लेकिन जहाँ कहीं आपको लगे कि हमने कोई पॉइंट मिस कर दिया है या हम कहीं पे कोई इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, सो फील फ्री टू मेंशन इन द कमेंट्स। और यहाँ पे मैं ये भी कहता चलूँ कि अगर आप रफ्तार टीवी पहली बार देख रहे हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा ये सब्सक्राइब का बटन जरूर हिट कर दीजिएगा और वो क्या कहते हैं बेल आइकॉन भी बता दीजिए। सीरीज अच्छी लगती है तो आगे शेयर भी कर दें। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एपिसोड ऑफ इंडियन इलेक्शन ऑन रफ्तार टीवी। India has announced that it will vote in national elections. Another no-holds-barred electoral battle. 970 million people are eligible to vote in India this time. हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, दोनों मुल्कों की जमहूरियत ने और उनके पार्लिमानी निज़ाम ने बरतानवी गोद से ही जन्म लिया, इसलिए इन दोनों सिस्टम्स में आपको बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ नजर आएंगी। पाकिस्तान की तरह भारत में भी जो पार्लियामेंट है उसके दो ऐवान हैं। भारतीय पार्लियामेंट को
भारतीय संसद कहा जाता है, और इसके जो दो ऐवान हैं उसमें अपर हाउस को राज्यसभा जैसे पाकिस्तान में सेनेट होता है, और लोअर हाउस को लोकसभा कहा जाता है जैसे पाकिस्तान में नेशनल असेंबली होती है। भारतीय जो संसद है, उनकी जो असेंबली है, वो जिस बिल्डिंग में बैठती है उसको संसद भवन कहा जाता है। संसद भवन इनकी एक बड़ी पुरानी और बड़ी एक ट्रेडिशनल सी बिल्डिंग हुआ करती थी, बड़ी कॉलोनियल स्टाइल बिल्डिंग हुआ करती थी, लेकिन फिर उसके बाद मोदी साहब के दौर में एक नई बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग बनना शुरू हुई, जिसका इफ्तिताह 28 मई 2023 यानी पिछले साल ही, अब से कुछ महीनों पहले हुआ। अब मोदी साहब कोई बिल्डिंग का इफ्तिताह करने जा रहे हैं, नेशनलिज्म अपने उरूज पर है और उसमें कंट्रोवर्सी ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? वेल, इसमें भी कंट्रोवर्सी हो गई। हो ये गया है कि भारत की जो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, जो नई संसद भवन है, उसमें जब दाखिल होते हैं तो उसमें एक म्यूरल बना हुआ है, एक मैं कहूँगा एक पेंटिंग सी और एक खाका सा एक बड़ा सा बना हुआ है, जिसमें सिर्फ भारत का नक्शा नहीं है बल्कि भारत के साथ साथ उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, सभी को जो है वो भारत का हिस्सा दिखाया गया है। हिंदू राइट विंग के लिए, यानी जो हिंदू इंतहा पसंद लोग हैं, जो अब काफ़ी बड़ी पॉलिटिकल पावर है इंडिया में, उनका एक ख्वाब है विच इज कॉल्ड अखंड भारत यानी ग्रेटर इंडिया। सो ये दरअसल अखंड भारत का ही नक्शा था। अब इस नक्शे के मंजर आम के आने पे पाकिस्तान भी नाराज हुआ, बांग्लादेश भी नाराज हुआ, नेपाल ने भी प्रोटेस्ट किया कि भाई क्या कर रहे हो, अपना मुल्क अपने पास रखो, हमें यहाँ रहने दो। जिस वक्त ये कंट्रोवर्सी चल रही थी, उस वक्त भारत के पार्लिमानी उमूर के जो मिनिस्टर हैं, जिनका नाम परिहद जोशी है, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा द रिजॉल्व इज क्लियर, अखंड भारत। यानी ये तो कुछ अब सीक्रेट रख भी नहीं रहे हैं चीजें, लेकिन खैर। सो बहरहाल उनकी नई पार्लियामेंट का जो है वो इफ्तिताह हुआ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टू हाउसेस देयर इन इंडिया। जो मैंने बताया आपके अपर हाउस को वहां पे राज्यसभा कहा जाता है, इसके 245 मेंबर हैं विच कैन हैव, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इसमें मैक्सिमम 250 मेंबर्स हो सकते हैं। पाकिस्तान की तरह वहाँ पे भी राज्यसभा में जो मेंबरान होते हैं वो 6 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, लेकिन पाकिस्तान से जो एक फ़र्क है वो ये कि हमारे यहाँ 3 साल के बाद जो है वो मेंबर अपना टर्म पूरा कर रहे होते हैं, यानी 3 साल के बाद आधे लोग चले जाते हैं, फिर नए सेनेटर्स आते हैं। तमाम भारत में ये 2-2 साल के बाद ये वाला प्रोसेस जो है वो चल रहा होता है। बाकी उसके अलावा वही स्टेट से, जिस तरह पाकिस्तान में प्रोविंसेस से इलेक्ट होकर सेनेटर्स आ रहे होते हैं, इसी तरह हिंदुस्तान में भी उनकी जो स्टेट्स हैं, उनकी जो राज्य है, वहाँ से इलेक्ट होके प्रोपोर्शनल बुनियाद पर सेनेटर्स या उनके जो राज्यसभा के मेंबरान हैं वो आ रहे होते हैं। और यही वजह है कि इसको राज्यसभा यानी द असेंबली ऑफ द स्टेट्स कहा जाता है। अब कुछ बात करते हैं लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा के हवाले से, और उसी के तो इलेक्शन कल से हो रहे हैं। भारत में कुल मिला के लोकसभा में 543 सीटों पर इलेक्शन होगा। इससे पहले तक यानी पिछले साल तक भारत में एक्चुअली 543 सीटों पे इलेक्शन होता था और 2 सीटें नॉमिनेट की जाती थी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए, लेकिन भारत में उसके बाद ये 2 सीटें की जो रिजर्व थी इनको ख़त्म कर दिया गया। सो अब वहाँ पे इलेक्टेड सीटों की कुल तादाद जो है वो 243 ही होती है। सो ये जो 543 सीटें होती हैं, इसमें पाकिस्तान और भारत में जो एक बहुत बुनियादी फ़र्क है वो ये कि इंडिया में एक बहुत बड़ी रिजर्वेशन होती है सीटों के हवाले से। इन 543 सीटों में से 131 सीटें जो हैं ये शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को रिजर्व की जाती हैं। नाउ दैट्स समथिंग यू डोंट सी इन पाकिस्तान। यस, द रिजर्व सीट्स आर देयर, लेकिन वो रिजर्व सीट जो हैं वो ज़ाहिर है आपको पता है कि एक बार इलेक्शंस हो जाते हैं, उसके बाद इन रिजर्व सीट्स की जो है वो ऐलान किया जाता है। लेकिन इंडिया में आपको इलेक्शन के टाइम से ही यू हैव टू इंश्योर कि आपको इन 2 कम्युनिटीज़ जिनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहा जाता है और शेड्यूल्ड कास्ट कहा जाता है, उनको 131 सीटें देनी होती हैं। ये सिलसिला कुछ इस तरह चलता है कि हर रियासत में ही कुछ सीट्स मखसूस कर दी जाती हैं इन ट्राइब्स के लिए और इन कास्ट के लिए, और वहाँ पे जितने भी कैंडिडेट होते हैं तमाम पार्टीज़ के, वो इन्हीं कम्युनिटीज़ से बिलोंग करते हैं। अब हिंदुस्तान में तो ये टर्मिनोलॉजी काफ़ी कॉमन है, लेकिन हमारे पाकिस्तान के जो देखने वाले व्यूअर्स हैं उनको हम ज़रा बताते चलें कि ये शेड्यूल्ड कास्ट क्या होती हैं। सो दे आर जनरली द बैकवर्ड कास्ट। आपको पता है कि हिंदुस्तान, थोड़ी देर पहले जैसे मैंने आपको बात बताई कि हिंदुस्तान में अभी भी जो ये कास्ट सिस्टम है ये अपने तकरीबन मैं कहूँगा थोड़ा सा डाइल्यूट ज़रूर हो गया है, लेकिन अभी भी इंडिया में कास्ट सिस्टम जो है वो बहुत उनकी सोसाइटी में बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। हिंदुस्तान में जो निचली ज़ात के लोग हैं इनको आमतौर से दलित पुकारा जाता है, इवन दो सरकार अब डिस्करेज करती है दलित का ये वर्ड यूज़ करने के लिए, बल्कि उनके लिए अनुसूचित जाति का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल करना रेकमेंड करती है, लेकिन दलित लोग अपने आप को बहरहाल दलित ही कहलवाते हैं। सो हिंदुस्तान की हर रियासत में लोग अपने जो दलित पॉपुलेशन होती है
उनको जस्ट टू इंश्योर कि उनकी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो पार्लियामेंट में, वो कम्पीट कर रहे होते हैं मखसूस रियासतों से। अब इंडिया की हर रियासत में जो दलित पॉपुलेशन है ये वेरी करती है। बाज़ रियासतों में बहुत कम दलित हैं, उनकी अक्सर सीट्स नहीं होती हैं। बाज़ रियासतों में दलित की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मसलन सरप्राइजिंगली इंडियन पंजाब। जी हाँ, आप शायद ये समझेंगे कि ये जो दलित या जो लोअर कास्ट कम्युनिटी होती है ये शायद हिंदुइज्म स्पेसिफिक है, बट नो, इवन आई वाज सरप्राइज्ड टू नो जब अब से कुछ सालों पहले हिंदुस्तान में उनकी रियासत जो मशरकी पंजाब जिसे हम कहते हैं या भारतीय पंजाब कहते हैं, उनके एक चीफ मिनिस्टर आए थे जिनका नाम चरणजीत सिंह चन्नी था। उनके बारे में जब मुझे पता चला कि ये सिख दलित हैं तो मैं भी बड़ा हैरान हुआ। तो फिर आई रेड अबाउट इट एंड आई रियलाइज दैट एक्चुअली सिखों में भी जो है वो दलित कम्युनिटी बहरहाल होती है। सो भारत की तकरीबन 16.63% पॉपुलेशन अपने आप को शेड्यूल्ड कास्ट जो है वो करार देती है। सो उसके मुताबिक भारतीय लोकसभा में 84 सीटें होनी चाहिए। 84 मेंबर्स हैव टू बी देयर फ्रॉम द शेड्यूल्ड कास्ट। अब बात करते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स की। कबायली लोग, जिनको आम जबान में आदिवासी कहा जाता है। अगेन ये वो टर्म है कि जिसको इंडियन स्टेट अब डिस्करेज करती है बिकॉज उनको लगता है कि ये काफ़ी डेरोगेटरी टर्म है, अनुसूचित जनजाति का लफ्ज़ यूज़ करना वो इनकरेज करती है, लेकिन आदिवासी लोग अपने आप को बहरहाल आदिवासी ही कहलवाते हैं। ट्राइबल लोग हैं, इनकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो भारत की कुछ मखसूस रियासतों में रहती है, जिसमें भारत की जो नॉर्थ ईस्ट की रियासतें हैं, ये भारत की 7 छोटी छोटी रियासतें हैं जो कि चीन की सरहद, बांग्लादेश और म्यांमार के दरमियान ये लोकेटेड है। बहुत बड़ी पॉपुलेशन वहाँ पे ट्राइब्स को बिलोंग करती है। इसके अलावा भारतीय रियासत झारखंड है, इसके अलावा मध्य प्रदेश है, इवन इन द स्टेट्स ऑफ राजस्थान वहाँ पे लोग सर्टेन ट्राइब्स को बिलोंग करते हैं और उनको भी जो है वो एक मखसूस हिस्सा दिया जाता है भारत की लोकसभा में। और उनकी मखसूस सीटें होती हैं जहाँ पे जो पार्टी कम्पीट कर रही होती है उसको अपना ट्राइबल कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाला एक बंदा नॉमिनेट करना पड़ता है। सो देयर हैव टू बी 47 people representing different tribes across India at any given time in the Indian Lok Sabha। और इंडिया की 8.61% पॉपुलेशन अपने आप को शेड्यूल्ड ट्राइब करार देती है। भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है और इस लिहाज से इस मुल्क में स्टेट्स भी बहुत सारी हैं। जैसे पाकिस्तान में प्रोविंसेस हैं, भारत में उसको स्टेट कहा जाता है। कुल मिला के भारत में 28 रियासतें हैं। इसके अलावा भारत में 8 यूनियन टेरिटरीज भी हैं। अब यूनियन टेरिटरीज नाम से लग रहा है कि ये वो छोटे छोटे से खित्ते हैं कि जिनको दिल्ली से मैनेज किया जाता है, यानी उनको वफाकी हुकूमत जो फेडरल गवर्नमेंट है भारत की, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे कहते हैं, वो इनको मैनेज कर रही होती है। ज़ाहिर है इसमें कुछ छोटे छोटे इलाके हैं, लेकिन अब से कुछ सालों पहले अगर आपको याद हो तो जम्मू एंड कश्मीर को ब्रेकअप करके जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 इन्होंने यूनियन टेरिटरीज और डेवलप कर ली थी। लेकिन बहरहाल जी, अब ज़रा बात कर लेते हैं कि भारत की जो रियासतें हैं इसमें लोकसभा में सबसे ज़्यादा कौन सी रियासतें मेंबर्स कंट्रीब्यूट कर रही हैं। जो लोग थोड़ा बहुत ही भारत के बारे में जानते हैं, ज़ाहिर है उनसे अगर मैं पूछ लूं कि आपके ख्याल से भारत की सबसे बड़ी रियासत कौन सी होगी, तो जवाब होगा उत्तर प्रदेश। बिल्कुल जी, दुरुस्त फरमाया आपने। उत्तर प्रदेश भारत की पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे बड़ी रियासत, तकरीबन 20 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं और इसी वजह से दे आर द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द लोकसभा। 80 मेंबर्स यानी 80 मेंबरान जो हैं वो लोकसभा में इलेक्ट होकर आ रहे होते हैं। इसीलिए अगर आप यूपी में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो सेंटर में गवर्नमेंट बनाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरे नंबर पे आती है स्टेट महाराष्ट्र। महाराष्ट्र वही स्टेट है जहां पे मुंबई शहर लोकेटेड है। महाराष्ट्र 48 मेंबर्स जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। तीसरे नंबर पे जो भारतीय रियासत सबसे ज़्यादा मेंबर्स दे रही होती है लोकसभा में वो है वेस्ट बंगाल। 42 मेंबरान जो है वो वेस्ट बंगाल से आ रहे होते हैं। वेस्ट बंगाल वही रियासत है जहां पे कोलकाता नामी शहर लोकेटेड है। उसके बाद नंबर आता है बिहार का। बिहार, यस, पटना मशहूर शहर वहां का, और बिहार से 40 मेंबरान लोकसभा में आ रहे होते हैं। एंड फाइनली पांचवी बड़ी रियासत की अगर हम बात करें तो वी गो टू द साउथ ऑफ इंडिया विच इज तमिलनाडु। तमिलनाडु ऑफ कोर्स द सेम स्टेट जहां पे चेन्नई शहर लोकेटेड है। एंड 39 मेंबर्स इन लोकसभा दे कम फ्रॉम तमिलनाडु। सो इंडिया में 3 छोटी सी रियासतें और 5 यूनियन टेरिटरीज ऐसी भी हैं जहां से सिर्फ एक मेंबर आ रहा होता है।
ये बहुत छोटी रियासतें हैं, आबादी के लिहाज से भी बहुत छोटी हैं, और इसमें कुछ तो बल्कि ऐसी रियासत है जब एक उनकी जो यूनियन टेरिटरी है जिसको लक्षद्वीप कहा जाता है, ये तो खैर कुछ हज़ार नफूस पर मबनी पॉपुलेशन है, लेकिन बहरहाल वहाँ से भी एक ना एक मेंबर जो है वो भारतीय लोकसभा में जो है वो आ रहा होता है। थोड़ी देर पहले मैंने बात की कि इंडिया के ये इलेक्शन ज़ाहिर एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है। नाउ जस्ट चेक आउट द स्केल ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस बार यानी कल से जो भारत में इलेक्शंस का आगाज होने वाला है, इसमें कुल मिला के 969 मिलियन लोग जो है वो अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। 969 मिलियन पीपल पूरे भारत में। सो यू कैन जस्ट इमेजिन हाउ बिग एन एक्सरसाइज इज। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, भारत के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इलेक्शन की एक्सरसाइज होती है, वो होती है, नहीं पाकिस्तान में नहीं होती है, वो होती है इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया में तकरीबन 20 करोड़ 40 लाख लोग वोट डाल रहे होते हैं। भारत में ये नंबर है 96 करोड़ का। सो यू कैन इमेजिन हाउ बिग एन एक्सरसाइज इज। और यही वजह है, इट्स जस्ट द स्केल ऑफ दिस एक्सरसाइज कि भारत में ये कोई एक दिन में वोटिंग नहीं होती या 2 दिन में वोटिंग नहीं होती। भारत में इलेक्शंस हफ्तों चलते हैं। मसलन अगर हम इन इलेक्शंस की बात करें तो ये इलेक्शन जिसका कल से आगाज हो रहा है, ये 7 मुख्तलिफ मरहलों में होगा। 19 अप्रैल 2024 से शुरू होके 1 जून 2024 को इलेक्शंस का ये मरहला खत्म हो रहा होगा। इस मरहले में बहुत सारी रियासतें ऐसी हैं कि जहां पे हर दिन जब भी इलेक्शन, ये 7 दिन जब भी इलेक्शन होना है, उस रियासत की किसी ना किसी एरिया में इलेक्शन हो रहा होगा। इसमें यूपी शामिल है, इसमें बिहार शामिल है, और इसके अलावा वेस्ट बंगाल शामिल है कि जहां पे 7 के 7 दिन इलेक्शन हो रहा होगा। बट कुछ बड़ी रियासतें ऐसी भी हैं जो कि एक दिन में ही अपना पूरा इलेक्शन निपटा लेंगी, जिसमें तमिलनाडु शामिल है, जिसमें गुजरात शामिल है, और इसके अलावा एक और सदर्न इंडियन स्टेट केरला शामिल है। यानी एक दिन में इलेक्शन खत्म। अब इतने बड़े इलेक्शन होने हैं, तकरीबन 1 अरब लोगों को वोट डालना है, तो फिर इसमें स्टाफ भी बहुत लगता होगा। एंड यू गेस्ड इट राइट, आई मीन 15 मिलियन इलेक्शन कमीशन में 1.5 करोड़ लोग जो हैं वो इनका इलेक्शन का स्टाफ होता है। इतनी तो बहुत से मुल्कों की पॉपुलेशन नहीं होती जितने लोग इंडिया में इलेक्शन करवा रहे होते हैं। इंडियन इलेक्शन कमीशन का एक बहुत जबरदस्त रूल है, और इस रूल को कहा जाता है 2 किलोमीटर रूल। ये 2 किलोमीटर रूल ये कहता है कि किसी भी भारतीय सिटीजन जिसको इलेक्शन में वोट डालना है, पोलिंग स्टेशन उससे 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। अभी मैं जब थोड़ी सी इस प्रोग्राम के लिए रिसर्च कर रहा था, आई केम अक्रॉस दिस अमेजिंग न्यूज। आई मीन क्या जबरदस्त एग्जांपल ये थी। भारत की एक रियासत है जिसको अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। कहना चाहिए कि एक डिस्प्यूटेड रियासत है बिटवीन चाइना एंड इंडिया। और अरुणाचल प्रदेश में एक पहाड़ी गांव, छोटा सा दूर अफ्तादा गांव में वोट दिलवाने के लिए इलेक्शन कमीशन का जो स्टाफ था उसको 4 दिन ट्रैवल करना पड़ा था, उनको रोड से ट्रैवल करना पड़ा था, उनको ट्रैकिंग करनी पड़ी थी, और सिर्फ वो एक वोट डलवाने के लिए, बिकॉज उस गांव में जितने लोग रहते थे उसमें सिर्फ एक ने अपने आप को वोट के लिए रजिस्टर कराया था। सो वो अपना पूरा मशीन का सेटअप लेके, वो क्या है मैं आके बताऊंगा आपको, वो वहां पर गए थे। एंड व्हाट अ वंडरफुल स्टोरी दिस इज, दैट एक्चुअली टेल्स यू अबाउट द इंडियन डेमोक्रेसीज कमिटमेंट टूवर्ड्स द इलेक्शन। नाउ कंपेयर, आई मीन मुझे हर चीज में कंपेयर करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप ये देखिए कि रियासत किस तरह फैसिलिटेट कर रही है कि लोग बड़ी तादाद में वोट देने आए। और यही वजह है कि भारत में जो पिछले इलेक्शंस हुए थे 2019 में, उसमें उनका जो इलेक्टोरल टर्नआउट था, यानी कितने लोग इलेक्शन वोट देने बाहर निकले, दैट वाज 67%। यानी एक इतने बड़े मुल्क के लिए, जहां पे पिछले इलेक्शंस में इस बार तो तकरीबन 97 करोड़ लोगों को वोट देना है, पिछली बार 91 करोड़ लोगों को वोट देना था, उसमें भी 67% टर्नआउट, 67% turnout was something extraordinary, and this is how high turnouts happen in big elections. तो इलेक्शंस हो गए, 7 मरहलों पर इलेक्शन 1 जून को खत्म हो जाएंगे। उसके बाद टीवी चैनल्स पे शोर मचना शुरू हो जाएगा। याद रखिएगा, इंडिया में जिस वक्त इलेक्शन हो रहे होते हैं, टीवी चैनल्स या मीडिया सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की कैंपेन को कवरेज दे सकते हैं। अब इसका हरगिज, जैसे पाकिस्तान में इलेक्शन से एक दिन पहले आप जानते हैं कि इलेक्शन कैंपेन खत्म हो जाती है, लेकिन इंडिया में इलेक्शन कैंपेन सिर्फ वहां खत्म होती है कि जहां पे इलेक्शन अगले मरहले में होने वाले हैं। फर्ज करें कि आप यूपी में आज इलेक्शंस हैं किसी एक एरिया में, तो उधर कैंपेन 24 घंटे पहले खत्म हो जाएगी, लेकिन वही लीडरान फिर मूव कर जाएंगे लेट्स से तमिलनाडु, और तमिलनाडु में जाके वो कैंपेन कर रहे होंगे, बिकॉज वहां पे इलेक्शन होने में अभी भी 1 हफ्ता रह गया है। लेकिन इस दौरान
इंडियन मीडिया को एक बहुत ही सख्त कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉलो करना पड़ता है। और वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट ये होता है कि आप कहीं पे भी कोई एग्जिट पोल नहीं बता सकते। एग्जिट पोल से मुराद क्या है कि जी लोग जब इलेक्शन वोट दे के बाहर निकल रहे होते हैं तो वो बताते हैं कि जी मैंने इस पार्टी को वोट किया है, मैंने उस पार्टी को वोट किया है। इनको एग्जिट पोल कहा जाता है और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होते हैं लोगों के मिजाज को बताने के लिए, यानी आप लोगों को ये बताने के लिए कि जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तो फिर वो इससे मिलता जुलता आएगा। हाउएवर इंडिया में आप एग्जिट पोल पूरी की पूरी इलेक्शन कैंपेन खत्म होने के बाद ही बताएंगे, यानी 1 जून को इंडिया में इलेक्शन खत्म हुए, 2 जून से इंडिया के तमाम जितने न्यूज़ चैनल्स हैं वो सब अपने अपने एग्जिट पोल बता रहे होंगे और वो बताएंगे कि जी हमारे ख्याल से फलाना पार्टी इतनी सीटें जीतेगी, फलाना पार्टी इतनी सीटें जीतेगी, एक हुकूमती बना के वहाँ पे प्रेजेंट कर देते हैं। हाउएवर इंडिया में जो पोल काउंटिंग होगी वो इलेक्शन ख़त्म होने के तीसरे दिन यानी 4 जून को होगी और 4 जून को फिर ईवीएम मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो है वो खुलेंगी और फिर उसके बाद जो है वो रिजल्ट्स तेज़ी से आना शुरू हो जाएंगे। एंड आई थिंक आपको 5 से 6 घंटे में ये पता चल जाएगा कि कौन जो है वो वहाँ हुकूमत बनाने वाला है। सो मार्क योर कैलेंडर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन इंडियन इलेक्शंस। 4 जून इज़ द डेट जब हमें पता चलेगा कि भारत का अगला वज़ीर आज़म कौन हो सकता है। वैसे आपके जहन में अब ये सवाल भी पैदा हो रहा होगा कि भाई आखिर इतने बड़े इलेक्शन कराने की ज़रूरत क्या है। आई मीन देखें अब वाकई वैसे अगर आप हिंदुस्तान की तारीख में जाएं तो फिर ये इतने बड़े इलेक्शंस नहीं हुआ करते थे। इनफैक्ट मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो तकरीबन 7 हफ्तों पर मुहित भारत में इलेक्शन होने वाले हैं ये भारतीय तारीख के दूसरे सबसे बड़े इंतखाबात हैं। सबसे बड़ा इंतखाब भारत में जो हुआ था वो उनका जो पहला इलेक्शन हुआ था पंडित नेहरू के ज़माने में, वो सबसे बड़ा इलेक्शन था दैट स्ट्रेच्ड फॉर 4 months। लेकिन ये इलेक्शन जो हो रहा है दिस इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट इलेक्शन। तो सवाल जो है वो अपनी जगह पर ये ज़रूर रहता है कि वो आखिर क्या वजह है कि भारत में इतने बड़े या इतने तवील इंतखाबात हो रहे हैं। तो उसका जवाब है सिक्योरिटी। पाकिस्तान में जिस तरह आप जानते हैं कि जो पुलिस फोर्स है वो एक सूबाई टॉपिक है, यानी पुलिस को जो है वो सूबाई हुकूमत कंट्रोल करती है। भारत में भी सिलसिला ऐसा ही है, जो रियासत है वही पुलिस फोर्स को भी देख रही होती है। सो ज़ाहिर है उसमें एक बायस का एलिमेंट हो सकता है। यहाँ पे एक बात बताना बहुत ज़रूरी है और आप भी ये जहन नशीन कर लीजिए कि पाकिस्तान के बरक्स भारत में कोई केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं आती है। कोई हुकूमत और अपोजिशन बैठ के साथ कोई एक नाम पे अग्रीमेंट नहीं करती है कि जी केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, वो 3 महीने या 6 महीने या जितना भी टाइम उसको चलाना है। अब तो खैर पाकिस्तान में कोई उसकी हद ही नहीं रही है, लेकिन भारत में इस केयर टेकर गवर्नमेंट के सेटअप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बल्कि दुनिया के ज़्यादातर ममालिक में जहाँ पे इदारे मजबूत होते हैं, जहाँ पे इलेक्शन कमीशन मजबूत होता है, वहाँ पे आप केयर टेकर सेटअप बनाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। वही हुकूमत एक केयर टेकर रोल कर लेती है। बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ दैट कंट्री इट बिकम्स वेरी पावरफुल और वही इन पूरे इलेक्शंस को जो है वो कंप्लीट करता है। सो भारत में फिर सवाल ये पैदा होता है कि जब पुलिस फोर्स रियासत के कंट्रोल में है, यानी स्टेट जो प्रोविंस के कंट्रोल में है, तो उसकी वजह से एक बायस का एलिमेंट आ सकता है। इसी वजह से भारत में जो इलेक्शंस हो रहे होते हैं उसमें पोलिंग स्टेशंस में जो फोर्स तैनात की जाती है वो रियासती पुलिस नहीं होती है, बल्कि वो विफाक से ताल्लुक़ रखने वाली पैरा मिलिट्री फोर्सेस होती है। और भारत में इसको सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जो है उस फोर्स को कहा जाता है, जो कि हर पोलिंग स्टेशन पर मौजूद होती है ना। उनके पास इतने सोल्जर्स या इतने पुलिसमैन नहीं हैं कि वो एक वक्त में पूरे के पूरे हिंदुस्तान में हर पुलिस स्टेशन में अपनी एक सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ पुलिसमैन जो है वो इंश्योर कर सके। सो वो करते क्या है कि पहले जी हम यहाँ पे फोकस करेंगे, फिर यहाँ पे इलेक्शंस हो जाएं, फिर वही पुलिस फोर्स दूसरे इलाके मूव हो जाती है, फिर वही पुलिस फोर्स तीसरे इलाके में मूव होती है। एंड आई होप नाउ इट मेक्स सेंस व्हाई इंडिया में इलेक्शंस इतने लंबे होते हैं। एज आई सेड अर्लियर, इसकी जो बेसिक रीज़न है दैट इज़ सिक्योरिटी। अपने डिस्कशन में मैंने जिक्र तो कर दिया ईवीएम्स के हवाले से, विच इज़ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नाउ आपको ये अंदाज़ा है कि हम पाकिस्तानियों के लिए भी ये ईवीएम का टॉपिक काफ़ी सेंसिटिव बन गया है, बिकॉज अगर आपको याद हो पाकिस्तान में इमरान खान साहब की जो पिछली हुकूमत थी उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाने की भरपूर कोशिश की गई थी, एक प्रोटोटाइप भी बन गया था। लेकिन फिर आपको पता है कि जिस तरह इमरान खान साहब की हुकूमत के जाने के बाद जहां कहीं उनके बहुत सारे कामों को अनडू कर दिया गया था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी उनमें से एक चीज़ थी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पाकिस्तान में अब शेल्फ कर दी गई है, लेकिन भारत में ईवीएम
ना सिर्फ मौजूद है बल्कि मैं ये कहूंगा कि वो प्रोग्रेस करती जा रही है, उसमें इंप्रूवमेंट आती जा रही है। आप ये बात सुन के काफी हैरान होंगे कि भारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 1982 में इस्तेमाल की गई थी। नो, नॉट इन द नेशनल इलेक्शन, बल्कि केरला में कुछ स्टेट इलेक्शंस हुए थे कि जिसमें पहली बार इस मशीन को इस्तेमाल किया गया था। ताहम अगर हम भारतीय इलेक्शंस की बात करें तो 2004 में पहली बार भारत में ईवीएम्स का इस्तेमाल हुआ था। हाउएवर, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि ईवीएम जो है वो तमाम मसलों का हल है। ईवीएम की रिलायबिलिटी के हवाले से अक्सर इंडिया में शुकूक व शुबात जो है वो उठाए जाते हैं। खासतौर से हारने वाली पार्टियां ये कहती हैं कि भाई ज़रा इस ईवीएम की रिलायबिलिटी को तो चेक तो करें कि लोगों ने जो बटन दबाया है सही में वही वोट काउंट हो रहा है या नहीं हो रहा। अक्सर कांग्रेस पार्टी हुई, आम आदमी पार्टी हुई, भारत की जो बड़ी ऑपोजिशन पार्टियां हैं हालिया दिनों में, उन्होंने इस ईवीएम की रिलायबिलिटी पर जो है वो काफ़ी शोर मचाया। इसी वजह से हिंदुस्तान में पिछले इलेक्शंस में एक मेजर तब्दीली की गई। 2019 के इलेक्शन में इन ईवीएम्स का नाम बदल के ईवीएम वीवीपैट रख दिया गया। आप सोच रहे होंगे कि ये वीवीपीएटी क्या है? दिस इज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। तो ये बेसिकली अब होता क्या है, अगर आपको याद हो पाकिस्तान में जब इन ईवीएम्स का डेमो किया गया था तो उसमें बताया ये गया था, मुझे याद है कि शिबली फराज साहब जो हैं उस वक्त जो मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी थे, वो बटन दबाते थे कि जी हमने इस कैंडिडेट को वोट दिया, तो उनका वोट रिकॉर्ड होने के साथ साथ उससे एक पर्ची जो है वो निकला करती थी और वो पर्ची जो है वो बंदा जाके बैलेट बॉक्स में डाला करता था। सो अब इंडिया में उनके यहाँ भी अब पर्ची निकलना शुरू हो गई है 2019 के बाद। 2019 के इलेक्शन में वीवीपैट जो है वो इस्तेमाल किया गया था, उससे पहले इस्तेमाल नहीं होता था, और वो पर्ची निकाल के जो है वो एक बैलेट बॉक्स में डाल दी जाती है। और फर्क सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में जहां हमें खुद वोटर को बैलेट बॉक्स में डालना था, हिंदुस्तान में वो मशीन ही जो है वो उसको खुद ब खुद बैलेट बॉक्स में डाल देती है। ना इस पे भी कुछ सवालात जो हैं वो उठे हैं और इसकी रिलायबिलिटी के हवाले से भी जो है वो कुछ क्वेश्चंस ज़रूर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन बात ये माननी पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस वक्त भारत के इलेक्टोरल सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दिस इज़ नॉट अ सिंपल मशीन, इट इज़ अ प्रिटी, 3 हिस्सों पर मबनी ये एक मशीन होती है। जहाँ जहाँ इलेक्शन होता है भारत में वहाँ पे ये ईवीएम वीवीपीएटी जो है मशीन जाती है। एंड एज आई सेड, इंडिया में इस वक्त इसके बगैर फिलहाल इलेक्शन कराने का तस्वर जो है वो नामुमकिन है। इंडिया के इलेक्शन की एक और जो बड़ी मजेदार बात और पाकिस्तान के इलेक्शन से थोड़ी मुख्तलिफ बात मुझे लगती है वो ये कि हिंदुस्तान के जो वोट देने वाले लोग हैं उनके पास तमाम तर जिस पार्टियों को जिसको भी वोट देना है उसकी ऑप्शंस के अलावा उनके पास एक बड़ा दिलचस्प ऑप्शन होता है जिसको कहा जाता है नोटा, यानी नन ऑफ द अबव। यानी फर्ज करें कि आप सिस्टम से इतने बेजार हो गए हैं कि आप कहते हैं कि इनमें से कोई काबिल ही नहीं है कि मैं किसी को वोट दूं, तो आप जस्ट टू रिकॉर्ड योर प्रोटेस्ट आप जाके नोटा जो है उसको वोट कर सकते हैं। नाउ इंडिया में ये नोटा का जो कॉन्सेप्ट है ये 2014 के इलेक्शन में पहली बार इसको इस्तेमाल किया गया एंड 1.1% ऑफ द टोटल पोल वोट, यानी तकरीबन हर 100 में से एक बंदे ने जो है वो नोटा को वोट दिया था। अब इंडिया के अगर कॉन्टेक्स्ट में लगाया जाए तो दिस वाज अबव 6 मिलियन वोट, 60 लाख से ज्यादा लोगों ने जो है वो 2014 में नोटा को वोट किया था और तकरीबन इतना ही अमाउंट जो है वो 2019 के इलेक्शन में भी था। अगेन लेट्स कंपेयर विद पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी तकरीबन कोई 10 साल हो गए ये शोर काफ़ी मच रहा है कि जी एक नोटा का ऑप्शन देना चाहिए, नोटा का ऑप्शन देना चाहिए, नन ऑफ द अबव। लोग किसी को भी वोट ना देना चाहें तो वो जाके वोट दें, लेकिन आपको पता है कि हमारे यहाँ ज़रा इलेक्टोरल रिफॉर्म के हवाले से हमारी जो रियासत है या कम से कम अब जो स्टेट है वो कोई इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। सो चलें जी, दिस वॉज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ आवर डिस्कशन ऑन द इंडियन इलेक्शन। आज हमने बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल चीज़ें रखी हैं, आपको सिर्फ बेसिक बताया है हिंदुस्तान के इलेक्शन के हवाले से कैसे होते हैं, क्या होते हैं। लेकिन जाहिर है जी ये एक बड़ा कमाल प्रोसेस है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का विच हैज़ इवॉल्व ओवर टाइम। सो इंडिया में इलेक्शंस की हिस्ट्री क्या रही है आज़ादी के बाद से, जब से इंडिया में इलेक्शंस हुए हैं, कौन जीता है, कौन हारा है, क्या क्या उतार चढ़ाव देखने में आए हैं। इंडिया एक सेकुलर रियासत या सेकुलर पार्टीज के इलेक्शन में कंफर्म जीतने से होते हुए कैसे राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब उनका झुकाव हो गया, ये हम देखेंगे अपनी अगली एपिसोड में। रफ्तार टीवी में भारतीय इलेक्शंस के हवाले से पहली एपिसोड से अदील अजहर को इजाजत दीजिए। मिलेंगे आपसे इन दी एपिसोड 2। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।